जम्मू कश्मीर के रामनगर तहसील के हद में एक इलाका है जोफड़। इसी जोफड़ इलाके का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम मोहम्मद हुसैन होता है, वो साल 2003 में अचानक लापता हो जाता है। होता ये कि उस दौर में उस इलाके में एक चलन था और ख़ास करके हिंदुस्तान के जो पुराने गरीब परिवार होते थे वो अपने बच्चों को अमीर घराने में भेज दिया करते थे वहाँ काम करने के लिए, और उनकी जो सैलरी होती थी वो खुद माँ बाप उठाया करते थे। यही सिलसिला मोहम्मद हुसैन के साथ भी चलता था। माँ बाप उसे अमीर घरानों में भेजते काम करने के लिए, वो वहाँ काम करता। इसी तरीके से एक दिन मोहम्मद हुसैन अपने घर से निकलता है काम करने के लिए, लेकिन वो अचानक लापता हो जाता है। वो एक स्टेशन पर जाता है जहाँ से उसे आखिरी मरतबा देखा जाता है और उसके बाद से उसकी कोई खबर नहीं होती। परिवार के लोग उसकी तलाश में बाहर निकलते। माँ बाप और मोहम्मद हुसैन के जो भाई होते वो उसे खोजने के लिए काफ़ी दूर तक निकलते, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चलता। भाई और माँ बाप कुछ वक्त तक इंतज़ार करते। माँ बाप इस दुनिया को छोड़कर चले जाते, जिसके कुछ वक्त के बाद भाइयों ने यह समझा कि अब मोहम्मद हुसैन इस दुनिया में ज़िंदा नहीं होगा। इस वजह से उसका जो भी आखिरी रस्म होती उसको पूरी कर दी गई थी। अब परिवार के लोग ये आस खो बैठते हैं कि मोहम्मद हुसैन वापस आ सकता है। साल बीतता है, धीरे धीरे 15 साल 20 साल के करीब पहुंच जाता है। होता यह है कि साल 2019 में जम्मू कश्मीर के रहने वाले एक मौलवी साहब जो कि अपने मदरसे के चंदे के लिए उत्तराखंड जाते हैं, और ख़ास करके रमज़ान में मुस्लिम कम्युनिटी में ज़कात निकाला जाता है, और उस ज़कात को लेने के लिए मदरसे के जो मौलाना होते हैं वो गरीब बच्चों की पढ़ाई और उनके खाने पीने के खर्च को लेकर लोगों से ज़कात इकट्ठा करते हैं। इसी सिलसिले में जम्मू कश्मीर के वो मौलाना उत्तराखंड जाते हैं, वहाँ जाकर अलग अलग गांव से चंदा इकट्ठा करते हैं। इसी चंदा इकट्ठा करने के दौरान वो एक घर में जाते हैं जहाँ पर उनकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। वो व्यक्ति मौलाना से ये कहता है कि वो भी जम्मू कश्मीर का रहने वाला है और उसकी ख्वाहिश है कि उसकी मौत उसके अपने घर में हो, उसकी कब्र उसके गाँव में हो, बस इसके अलावा उसकी और कोई चाहत नहीं। आप ये पता करिए कि मेरा इलाका कौन सा है, मेरे घर वाले कौन है। वो अपने पिता का नाम बताता है, अपने भाइयों का नाम बताता है, अपनी माँ का नाम बताता है। वो अपने पिता का नाम अल्फदीन बताता है और अपने भाई का नाम यूनुस और अपनी माँ का भी नाम बताता है। मौलवी साहब नाम सुनकर उसे ये आसरा देकर कि ठीक है वो जम्मू कश्मीर जाएंगे तो वो इसके बारे में ज़रूर पता करेंगे, वो वापस चले आते हैं। साल बीतता है, दूसरे साल भी मौलाना फिर उस गांव में जाते हैं, वहाँ चंदा करते हैं। फिर उनकी मुलाकात मोहम्मद हुसैन से होती। दोबारा मोहम्मद हुसैन वही बात दोहराता है। मौलाना फिर उसे आस दिलाकर वापस जम्मू कश्मीर चले आते हैं। ये सिलसिला 2 साल तक चला। फिर मौलाना कुछ वक्त के लिए नहीं जाते, लेकिन उसके बाद 2025 में 2 रमज़ान की तारीख आती और मौलाना दोबारा से उस गांव में जाते हैं और उस व्यक्ति से तीसरी मरतबा उनकी मुलाकात होती। अब यहाँ पर मोहम्मद हुसैन मौलाना से ये कहता है कि वो सिर्फ एक ख्वाहिश आपसे जाहिर कर रहा है और आप अभी तक उस ख्वाहिश को भी पूरी नहीं कर सके। आप उनके परिवार के बारे में, यानी मेरे परिवार के बारे में बताकर मुझे बता दें, मेरी इसके अलावा और कोई ख्वाहिश नहीं। अब यहाँ पर मौलाना को इस बात का एहसास होता है कि एक व्यक्ति 3 सालों से उनसे सिर्फ एक गुजारिश कर रहा है कि उसके परिवार के बारे में जानकारी निकाल कर उनको दे दे, लेकिन वो ये भी नहीं कर पा रहे। वो फ़ौरन वहाँ से अपने एक दोस्त को कॉल लगाते हैं। उनके दोस्त का नाम मोहम्मद सादिक होता है। सादिक एक सोशल एक्टिविस्ट थे, सोशल वर्कर थे। वो फ़ौरन उनकी बात को मानते हैं, वो सारे नाम को नोट करते हैं। वो खालिद थे। वो इस रिसर्च में जुट जाते हैं कि आखिर ये व्यक्ति किस गांव का रहने वाला है, और उन्होंने जिन नामों को उनके सामने रखा ये लोग कौन है। इस सिलसिले में मोहम्मद सादिक लोगों से पता लगाते, फ़ोन के ज़रिए लोगों से पूछ पाछ करते करते एक नंबर उनको मिलता है। वो उस नंबर पे कॉल करते हैं, उनका नाम पूछते हैं। वो नाम अपना मोहम्मद यूनुस बताते हैं, जो कि मोहम्मद हुसैन ने उन मौलवी साहब को ये नाम बताया था। अब यहाँ पर सादिक उनसे बताते हैं कि आपका कोई भाई भी था जिसका नाम मोहम्मद हुसैन था। यूनुस कहते हैं कि हाँ, लेकिन हमने उनका ख़त्म पढ़ा दिया, यानी उनकी जो आखिरी रस्म वो पूरी कर दी है, अब वो इस दुनिया में ज़िंदा नहीं। लेकिन यहाँ से सादिक ये जवाब देते हैं कि नहीं, आपका भाई ज़िंदा है और वो उत्तराखंड में एक मकान में, एक घर में काम कर रहा है।
जैसे ही यूनुस ये सुनते हैं वो फौरन खुशी के मारे वो रोने लगते। वो फौरन सादिक से मुलाकात करते। सादिक से मुलाकात करने के बाद दिन तय किया जाता है। दिन तय करने के बाद तीनों लोग यानी मोहम्मद सादिक और यूनुस का एक छोटा भाई, ये तीनों लोग उत्तराखंड के लिए निकलते हैं। उत्तराखंड जाकर वो उस गांव में जाते हैं, उस परिवार से मिलते हैं जिस परिवार में मोहम्मद हुसैन काम किया करता था। मोहम्मद हुसैन से बधुआ मजदूरी कराई जा रही थी, यानी उसकी मर्जी के बगैर उससे उस घर में काम कराया जाता, उससे गोबर उठाए जाते, उससे दूध दुहाए जाते, उससे खेती के काम कराए जाते, झाड़ू बर्तन पोछा, जो भी जुल्म के तौर पर आप तस्वुर कर सकते, वो सारे काम मोहम्मद हुसैन से कराए जा रहे थे। और ये सब कुछ करवाने वाला उसी गांव का प्रधान जिसका नाम दिलशाद था, वो करवा रहा था। अब यहाँ ये लोग तीनों लोग उस गांव में जाते हैं, वो उनसे मुलाकात करते। मुलाकात करने के बाद प्रधान से ये बात करते हैं कि वो उनके भाई को छोड़ दे, वो उनको अपने साथ उनके घर लेकर जा सके। लेकिन यहाँ पर वो उनकी बात को नहीं मानते, बल्कि उनसे लड़ाई करने लगते और गांव के 400 लोगों को इकट्ठा करके इन लोगों से मारपीट की जाती है। जिसके बाद मोहम्मद सादिक और उनके भाई इस बात पर राजी हो जाते हैं कि सिर्फ आप अपना नंबर दे दें, ताकि वो रह रहकर अपने भाई से कभी कभी बात कर लिया करें। वो इस बात पर राजी हो जाते हैं, वो अपना नंबर दे देते हैं। जिसके बाद मोहम्मद सादिक और यूनुस और उसका तीसरा भाई उत्तराखंड से वापस जम्मू कश्मीर आते हैं। जम्मू कश्मीर आने के बाद मोहम्मद सादिक यूनुस से पूछता है कि क्या आपने उस वक्त गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। यूनुस ये कहता है कि हाँ, उस वक्त उन्होंने दर्ज कराई थी। जिसके बाद मोहम्मद सादिक उस थाने में जाते हैं। थाने में जाकर 5 मिनट के अंदर उस गुमशुदगी की रिपोर्ट को बाहर निकालते हैं। जिसके बाद उस थाने के SHO से बात करने के बाद ये तय किया जाता है कि 2 पुलिस ऑफिसर के साथ वो उत्तराखंड में जाएंगे और वहाँ से मोहम्मद हुसैन को रिलीज करा कर लेकर आएंगे। होता भी वही है। 2 पुलिस ऑफिसर के साथ ये तीनों लोग दोबारा उत्तराखंड जाते हैं। वहाँ की पुलिस को अपने साथ मिलाकर मोहम्मद हुसैन को वहाँ से रिलीज कराया जाता है और रिलीज कराने के बाद वापस उसे जम्मू कश्मीर लेकर आया जाता है। यहाँ लाने के बाद मोहम्मद हुसैन अपने बारे में बताता है कि वो किस तरीके से गायब हुआ था। गायब होने की दास्तान कुछ इस तरीके से थी कि वो जब अपने काम के लिए निकलता है तो वो स्टेशन जाता है। स्टेशन जाने के बाद वो अचानक एक ट्रेन में बैठ जाता है जहाँ से वो गायब हो जाता है। उसका दिमाग काम नहीं करता कि वो किस जगह आया है। अब उसे अपने घर जाने के लिए अब कैसे रास्ता चुनना पड़ेगा, क्योंकि कुछ उसकी दिमागी जो हालत थी वो भी डिस्टर्ब थी, जिसका परसेंटेज कुछ 5 से 10% के आसपास था। यहाँ पे मोहम्मद हुसैन की रिकवरी कराने के बाद जो सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद सादिक थे, उन्होंने ये मीडिया से कहा कि वो इस केस को लेबर कोर्ट में लेकर जाएंगे। वहाँ लेकर जाने के बाद जो भी वक्फा इन्होंने उस घर में काम किया है 22 साल, उसकी जो मजदूरी होती वो उनसे मोहम्मद हुसैन को दिलवाएंगे, ताकि इसके साथ इंसाफ हो सके। इंसाफ तो ये भी नहीं है, लेकिन शायद कुछ जख्म मोहम्मद हुसैन का और उनके भाइयों का भर सके इन पैसों की मदद से। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।